हेलो फ्रेंड्स एंड फैंस, आज हम जिस बुक को रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट क्योसाकी जो भी है। इस बुक में रॉबर्ट ने अपने बचपन की कहानी बताई है कि कैसे वो और उसका दोस्त माइक एक ऐसे स्कूल में पढ़ते थे जिसमें सारे अमीर बच्चे पढ़ते थे, और वो अमीर बच्चे इन दोनों बच्चों को लिफ्ट नहीं कराते थे क्योंकि ये गरीब बच्चे थे। तो इनके अंदर चुल हुई कि भाई ये क्या बात हुई यार, हमें क्यों नहीं ये पार्टियों पे बुलाते, अब हमें भी पैसे चाहिए। तो फिर उन्होंने ये नहीं किया कि जाके कोई स्कीम लगा ली कि भाई 25 दिन में पैसा डबल, नहीं नहीं, ना ही जाके अपने अब्बों के पास गए और उनको बोला कि भाई ज़्यादा पैसे कमाओ, ये क्या बात हुई। नहीं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि हम खुद पैसे कैसे बनाएंगे ये पता करना है हमें। अब जो रॉबर्ट के अब्बा थे वो एक एजुकेटेड आदमी थे, वो एक टीचर थे, लेकिन मसला ये था कि वो जितना पैसा कमाते थे उतने खर्च हो जाता था। तो रॉबर्ट के जो अब्बा थे यानी कि वो पढ़े लिखे थे लेकिन वो पुअर डैड थे, और दूसरी तरफ थे माइक के अब्बा। अब माइक के अब्बा इतना पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन वो पैसा अच्छा कमा लेते थे क्योंकि वो बिजनेसमैन थे, तो ही वॉज अ रिच डैड। हेंस गाइस द टाइटल ऑफ द बुक इज रिच डैड पुअर डैड। तो भाई इन्होंने सोचा कि हम दोनों को जो डैड्स हैं, जो अब्बे हैं, उनमें से माइक के अब्बा ज़्यादा अच्छे पैसे कमा लेते हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं कि पैसे आखिर कैसे बनाए जाते हैं। तो इन दोनों बच्चों ने माइक के अब्बू के साथ मीटिंग कर ली। तो माइक के अब्बू ने इनको कहा कि बेटा एक काम करते हैं, क्यों ना तुम दोनों मेरे डिपार्टमेंटल स्टोर पे काम करो, हर सैटरडे 3 घंटे आया करो और मैं तुम लोग को 10 सेंट्स दे दिया करूंगा। इन्होंने कहा चलो ठीक है। फिर हर सैटरडे ये जलील होकर 3 घंटे काम करते थे, कभी कुत्ते बिल्लियों का खाना एक शेल्फ से उठा के दूसरे में रख रहे हैं, कभी झाड़ू पोछा मार रहे हैं। तो रॉबर्ट के अंदर फिर जकान शिकरे आ गया, उसकी आतामाजी सटक गई कि ये क्या हो रहा है, इसने तो हमें गुलाम बना लिया, हम यहाँ पैसे बनाने आए थे। उसने माइक को बोला कि भाई तू अपने रिच डैड को बोल के मैं उससे दोबारा मिलना चाहता हूँ और मैं उससे पूछूंगा कि क्या है। रॉबर्ट जाके रिच डैड से फिर मिलता है, उससे बोलता है कि भाई ये क्या है, चाइल्ड लेबर के लॉज होते हैं इधर, मैं केस करा दूंगा, ये एक तो इतनी मेहनत करा रहे हो और दूसरा क्या दे क्या रहे हो, 10 सेंट्स। तो रिच डैड ने बड़े ऐसे गॉडफादर वाले स्टाइल में उसे कहा कि यू साउंड लाइक पीपल हु यूज्ड टू वर्क फॉर मी और पीपल आई फायर्ड लॉन्ग अगो। रिच डैड ने बोला कि बेटा देखो, ये लेक्चर वेक्चर जो है ना, ये स्कूल के टीचर देते हैं, जिंदगी लेक्चर नहीं देती, वो पुश अराउंड करती है, इधर उधर बजाती है, इसी तरह सबक सिखाती है। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना कि गरीब पैसों के लिए काम करते हैं और अमीर के लिए पैसा काम करता है, यानी कि पुअर वर्क फॉर मनी एंड रिच हैव मनी वर्क फॉर देम। तो ये बात क्योंकि अभी रॉबर्ट छोटा था तो उसके यहाँ से यूं करके उड़ गई, लेकिन फिर रिच डैड ने उसको बोला कि देखो, तुमने एतराज़ किया, तुमने गुस्सा किया, आई लाइक्ड इट। गुस्सा, एंगर मुझे पसंद है, क्योंकि when anger is combined with love it becomes passion and I can see the passion in you boy। तुमने एतराज़ किया, तुमने गुस्सा किया, I liked it। अगर तुमने नहीं किया होता और कबूल कर लिया होता, ऐसे ही चलते रहते, तो मैं तुम्हें कभी कुछ सिखाने वाला था ही नहीं। रिच डैड ने उसको एक और बात समझाई कि जो लोग ऐसे सेफ खेलना चाह रहे होते, जो रिस्क से घबराते हैं, तो फिर उनको पैशन ड्राइव नहीं करता, उनको डर ड्राइव करता है। क्योंकि देखो, पैसे के लिए काम करना बड़ा इजी है, उसमें रिस्क नहीं है, जॉब लो, काम करते जाओ, खत्म, रिस्क नहीं है। फिर रिच डैड ने ऐसे रॉबर्ट का मुंह पकड़ के उसको बोला कि बात सुनो, मैं तुम्हारे अब्बे से ज़्यादा पैसे कमाता हूँ, लेकिन फिर भी तेरा अब्बा ज़्यादा टैक्स देता है, क्योंकि वर्कर्स पे मोर टैक्स देन इन्वेस्टर्स। रॉबर्ट को कुछ समझ नहीं कि हो क्या रहा है। रिच डैड ने बोला उसको, अभी बात सुनो, जाओ काम पे जाओ और अब से मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगा। रॉबर्ट कहते ये क्या बात हुई, मैं तो अपने पैसे बढ़ाने आया था, इधर तो ये 0 पे मुझे लेके चला गया। लेकिन इतनी हैवी डायलॉग बाजी के बाद रॉबर्ट का मुंह ही नहीं था कि वो रिच डैड से काउंटर कर सके, तो आराम से चुप करके घर चला गया। रिच डैड ने कुछ अरसे बाद दोनों बच्चों को बुलाया और उनको बोला कि बात सुनो, अब से मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा देता हूँ, $1 कर देता हूँ, बल्कि $2, बल्कि $5 कर देता हूँ, लेकिन शर्त यह कि मैं तुम लोग को इसके अलावा और कुछ सिखाऊंगा नहीं। तो बताओ, क्या तुम्हें ये डील कबूल है? $5, 1956 की बात है। उस ज़माने में बच्चे को $5 यानी कि वो बहुत ज़्यादा पैसे थे। दोनों बच्चे एक दूसरे को देखने लगे कि ये $5 तो हमें दे देगा, लेकिन ये हमें सिखाएगा नहीं कि हाउ टू मेक मोर मनी। तो क्या सीन है, ये ऐसे चुप रहे और ये इन्होंने जवाब नहीं दिया, यानी कि वो डील कबूल नहीं की। रिच डैड दोबारा मोगेम्बो की तरह खुश हुआ कि मुझे अच्छा लगा कि तुम लोगों ने लालच नहीं की। अब मेरी बात गौर से सुनो, इंसान के 2 बेसिक इमोशंस होते हैं, फियर और ग्रीड, और जो भी बंदा फियर और ग्रीड का गुलाम हो गया वो कहीं आगे नहीं जाएगा। एक मखसूस फियर है, फियर ऑफ लिविंग विदाउट मनी, फियर ऑफ हैविंग नो मनी। वो मोटिवेट करता है कि यार मेरे पैसे ना ख़त्म हो जाए मेरे पास, तो वो मोटिवेट करता है, आप और काम करते हो और पैसा आ जाता है। और वो जैसे ही आता है तो उस फियर के बाद एक और चीज़ आती है, ग्रीड, कि अब तो इतना आ गया है तो अब थोड़ा सा खर्चा कर लेते हैं, नई गाड़ी ले लेते हैं, और जैसे आपने वो किया फिर आप 0। और इसी तरह फियर और ग्रीड के साइकिल में आप चलते रहते हो, जिसको बोलते हैं रैट
रेस। वो चूहा देखा ना आपने, जो व्हील के अंदर घूमता रहता है, ये फियर और ग्रीड इसी तरह से आपको घुमाते रहते हैं। 15 दिन बाद भी आप आओगे तो वो चूहा वहीं पे घूम रहा होगा। फियर कभी कभार बहुत ज्यादा पैसे लेके आ जाता है, क्योंकि जो फियर होता है, फियर ऑफ लिविंग विदाउट मनी, उस वजह से इंसान इतना काम करता है कि बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है। लेकिन फिर एक और फियर आ जाता है, फियर ऑफ लूजिंग मनी, कि अब ये पैसा मेरे हाथ से चला तो नहीं जाएगा। ये वाले वो लोग होते हैं जिनको आप कह सकते हो हाईली पेड स्लेव्स, यानी कि ऐसे गुलाम जिनकी बस तनख्वाह बहुत बड़ी है। रिच डैड ने उन बच्चों को कहा कि मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों को कैसा लगा जब मैंने तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाई? $1, $2, $5, अंदर कुछ हुआ, चुल हुई कि हाँ ले लेते हैं, मन में लड्डू फूटे कि हाँ ये ले लेते हैं, लेकिन तुम लोग रुके, संभले और तुम लोगों ने सोचा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी क्या चीज़ है जो खौफ को और लालच को बढ़ा देती है? वो है इग्नोरेंस, जहालत। इग्नोरेंस इंटेंसिफाइज फियर एंड ग्रीड। ये वो मिसाल है जैसे खोते के आगे गाजर टंगाई जाए और बस खोता चलता जा रहा है कि ये गाजर मुझे मिल जाए। अगर सोचो उस खोते को पूरी पिक्चर मिल जाए कि देखो तुम्हारे साथ हो क्या रहा है, तो वो एकदम से रुक जाएगा। मिसाल ले लेते हैं, जैसे कोई डॉक्टर है, उसके अंदर फियर है कि यार मेरे खर्चे बहुत बढ़ रहे हैं, ये कैसे होगा। अब बच्चा भी जो है वो बड़ी गाड़ी मांग रहा है, तो उसके अंदर फिर एक ग्रीड आ जाती है कि मैं काम करता हूँ, अपनी फीस बढ़ा देता हूँ। वो जैसे अपनी फीस बढ़ाता है, गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, वो इस तरह क्या होता है कि वेल्थ में गैप आ जाता है। अमीर बहुत अमीर होता है, गरीब बहुत गरीब होता है। और तारीख गवाह है मेरे दोस्तों, जब भी वेल्थ में बहुत ज़्यादा गैप आया है तो वो सिविलाइजेशन कोलैप्स कर गई है। और स्कूल सिस्टम हमेशा आपको ये सिखाता है कि आप पैसों के लिए काम कैसे करें, हाउ कैन यू वर्क फॉर मनी। ये दोनों बच्चे रिच डैड से इसी तरह सीखते गए और 1990 में जाके जब ये बड़े हुए तो दोनों बहुत अच्छे सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गए थे। 1923 शिकागो में एक मीटिंग हुई थी जिसमें उस जमाने के सबसे रिचेस्ट बिजनेसमैन आके बैठे थे। लेकिन कुछ सालों बाद जब देखा गया कि उनमें से कुछ ने खुदकुशी कर ली है, कुछ अभी तक कर्जे में है, कुछ वैसे मर गए हैं। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा ये हुआ कि भाई मार्केट क्रैश कर गई थी। उन सारे लोगों के नाम वगैरह इस बुक में लिखे हुए हैं, अब मैं उन नामों में नहीं जा रहा, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि जब मार्केट क्रैश हो गई तो सारे लुट गए, बर्बाद हो गए। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा तो था लेकिन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस नहीं थी। ऐसे कई लोग गुजरे जिनकी लॉटरियां निकली, अचानक से बहुत अमीर हो गए और कुछ अरसे बाद देखा तो वो बहुत गरीब हो गए, बल्कि कर्जों में डूब गए, क्योंकि वो फाइनेंशियली लिटरेट नहीं थे। अब जो रिच डैड थे वो फाइनेंशियल लिटरेसी पे बहुत गौर फरमाते थे, बच्चों को कहते थे भाई पढ़ो, बेशक अकाउंटिंग बोरिंग सब्जेक्ट है लेकिन उसकी नॉलेज रखो। और जो हमारे एजुकेटेड रॉबर्ट के पुअर डैड थे वो कहते थे भाई एकेडमिक बुक्स पढ़ो, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ो, यही जिंदगी है। पुअर और मिडिल क्लास आदमी पैसों के पीछे परेशान, यानी कि फाइनेंशियल स्ट्रगल में हमेशा इसलिए रहता है क्योंकि उसको डिफरेंस नहीं पता एसेट में और लायबिलिटीज में। सिंपल सी मिसाल ये कि एसेट वो है जो आपने खरीदा और वो आपकी जेब में पैसे डाल रहा है, यानी कि जैसे आपने कोई फ्लैट खरीदा और उसको रेंट पे लगा दिया। और लायबिलिटी है जैसे कि आपने गाड़ी खरीद ली, वो तो खरीद ली, अब लेकिन पेट्रोल का पैसा भी आपने भरना है, उसकी इंजन का ऑयल भी आपने चेंज कर रहे हैं, यानी कि आपकी जेब से पैसा उल्टा जा रहा है। तो ये पुअर और मिडिल क्लास आदमी की भूल ही यही है कि वो लायबिलिटी को अपना एसेट समझ बैठता है। अब इस डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे कि जो पुअर आदमी है उसका कैश फ्लो किस तरह चलता है। उसकी इनकम आती है, आते ही उसके खर्चे बढ़ जाते हैं, एक्सपेंसेस हो जाते हैं और पैसे खत्म हो जाते हैं। लायबिलिटीज में भी कुछ नहीं होता, एसेट्स में भी कुछ नहीं होता, यानी कि बैलेंस शीट खाली की खाली। मिडिल क्लास आदमी का कैश फ्लो इस तरह होता है कि जैसे उसकी इनकम आती है उसने लायबिलिटीज इतनी ली होती हैं कि वो सारी लोन शोन में घुस के फिर एक्सपेंसेस में घुस के निकल जाती है, यानी कि एसेट जीरो ही रहता है। और एक रिच आदमी का कैश फ्लो इस तरह होता है कि उसके एसेट्स में से पैसे जाते हैं सीधे उसके इनकम में। किसी ने सही कहा है कि एक बेवकूफ आदमी और बहुत ज्यादा पैसा अगर ये मिल गए, उसको अगर मिल गया तो पता है क्या होगा? एक बहुत बड़ी पार्टी। A fool and his money is a big party। आज के दौर में एकेडमिक सक्सेस आपकी प्रोफेशनल सक्सेस को डिफाइन नहीं करती। ऐसा नहीं कि भाई तुम यूनिवर्सिटी में 4 GPA ही लेते थे तो अब तुम करोड़पति बन जाओगे, ऐसा नहीं है। जापानीज फिलॉसफी है जो कहती है भाई दुनिया में 3 बहुत बड़े पावर्स हैं। एक है पावर ऑफ स्वॉर्ड यानी कि पावर ऑफ वेपन्स यानी कि हथियारों की ताकत, दूसरा पावर ऑफ ज्वेल्स यानी पावर ऑफ मनी, तीसरा पावर ऑफ मिरर यानी पावर ऑफ सेल्फ नॉलेज, जो इन तीनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पुअर और मिडिल क्लास आदमी क्या करते हैं? जो पावर ऑफ ज्वेल है यानी पावर ऑफ मनी है उसको छोड़ देते हैं कि वो उनको कंट्रोल करने लग जाती है। स्कूल हमेशा एम्प्लॉयज बनाना सिखाते हैं भाई, एम्प्लॉयर्स बनाना नहीं सिखाते, यानी कि वो नौकरियां करना सिखाते हैं, आपको नौकरियां बनाना नहीं सिखाते। दे डोंट टीच यू टू क्रिएट जॉब्स, दे टेल यू टू डू द जॉब्स। और वो यही सिखाते हैं कि तुम अपने एजुकेशन में एक्सेल करते जाओगे, मनी तुम्हें खुद ही फॉलो करती जाएगी।
जस्ट शो मी एनी बिलियनियर, एनी मिलियनियर, एनी वेरी रिच पर्सन जो सिर्फ और सिर्फ नौकरी करता हो। अब सबसे बड़ी बहस ये है कि आपका जो अपना घर है वो एसेट है या लायबिलिटी है। अब पुअर और मिडिल क्लास ये समझते हैं कि वो हमारा एसेट है, जी माशाल्लाह जी हमारा बड़ा घर ले लिया जी, ओए होए क्या बात। रिच कहता है कि नहीं, आपका घर आपकी लायबिलिटी है, क्योंकि जैसे ही आपने वो लिया अब उसके खर्चे भी आपको करने पड़ेंगे, यानी कि आपकी जेब से पैसे जा रहे हैं। बिगर होम का मतलब है बिगर एक्सपेंसेस। अब रॉबर्ट भाई कह रहे हैं कि मैं ये नहीं कह रहा कि तुम कभी बड़ा घर लो ही ना, मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें बड़ा घर लेना है तो पहले एसेट्स बनाओ, यानी कि अपनी मेहनत कर करके सेविंग कर कर पैसा बचा के बड़ा घर मत लो। कुछ ऐसा करो कि तुम्हारा पैसा पैसा बनाए जिससे तुम अपना घर लो। आपने वो तो सुना होगा ना, सुना क्या, आपने खुद देखा होगा कि रिच गेट्स रिचर, यानी कि अमीर और अमीर होता जाता है। वो क्यों? क्योंकि उसके एसेट्स और एसेट्स बनाते जाते हैं। लेकिन मिडिल क्लास आदमी की प्राइमरी इनकम ही उसकी सैलरी होती है। देखो अगर तुम्हें देखना है ना कि तुम कितने वेल्दी हो तो एक काम करो, छोटी सी टिप है, आज से काम करना छोड़ दो, बैठ जाओ और देन टेल मी हाउ लॉन्ग कैन यू सर्वाइव। देखो जी मिसाल ले लेते हैं, अगर मेरे पास एसेट है जो हर महीने $1000 मुझे दे रहा है, यानी कोई फ्लैट ले लिया, मुझे उसका रेंट आ रहा है मुझे $1000 और मेरे खर्चे हैं $2000, तो अगर मैं काम करना छोड़ दूं तो मैं कितने दिन सर्वाइव कर लूंगा? 15 दिन। और अगर मेरे 2 फ्लैट्स हैं, यानी कि 2 एसेट्स हैं और वो $1000 दे रहे हैं, मेरा खर्चा भी $2000 है, तो मैं कितने दिन सर्वाइव कर लूंगा? 30 दिन। तो फिर मैं हुआ वेल्दी, यानी कि मैं अगर कुछ भी ना करूं तो मैं चलता रहूंगा जिंदा। लेकिन अभी भी आप वेल्दी हो, रिच नहीं हो। रे क्रॉक, आई होप मैं नाम सही ले रहा हूँ, जो मैकडॉनल्ड्स का ऑनर है, एक दफ़ा वो MBA की क्लास लेने गया, उनको लेक्चर देने गया, तो उनके स्टूडेंट्स ने उनको बोला कि लेक्चर तो हो गया, तो चलो ज़रा चलते हैं, ज़रा गप्पे शप्पे मारते हैं आपसे। तो इसी तरह ये कोई बार रेस्टोरेंट वगैरह चले गए। वहाँ पे रे ने अचानक से अपना ग्लास उठाया और बोला कि बच्चों बताओ मैं कौन हूँ, हु एम आई। सारे बच्चे ऐसे हो गए कि क्या बात कर रहे, सबको पता है आप कौन है। उन्होंने कहा फिर भी बताओ हु एम आई। एक बच्चा जो शरारती होता है उसका, यू आर अ बिजनेसमैन। तो रे भैया ने बोला अच्छा ज़्यादा स्मार्ट बन रहे हो, ये बताओ विच बिजनेस एम आई इन, कौन से बिजनेस में हूँ मैं। तो बच्चे ने बोला ओ कम ऑन, हु डजंट नो मैकडॉनल्ड्स, ड यू आर इन बिजनेस ऑफ सेलिंग बर्गर्स। रे भैया ने बोला गलत, नो दैट्स माई सेकेंडरी बिजनेस, आई एम इन बिजनेस ऑफ रियल एस्टेट। सारों ने बोला है ये क्या हो गया, और यही हकीकत है कि मैकडॉनल्ड्स इज वन ऑफ द बिगेस्ट रियल एस्टेट कंपनी। इस वक्त $30 बिलियन वर्थ की उसकी प्रॉपर्टी है। तो भाई हुआ क्या, रॉबर्ट कहता है कि रे माइंडेड हिज ओन बिजनेस। अब ये माइंडिंग योर ओन बिजनेस क्या है? अगर आप प्रमोशन पे फोकस कर रहे हो, आप चाह रहे हो आपकी तनख्वाह बढ़ रही हो, या आप ओवर टाइम कर रहे हो, तो आप पता है क्या कर रहे हो, आप किसी और को अमीर बना रहे हो जिसकी वो कंपनी है। यू आर नॉट माइंडिंग योर ओन बिजनेस। रॉबर्ट सेज उस बिजनेस पे फोकस करो जहां पे तुम्हारी फिजिकल प्रेजेंस होना ज्यादा मैटर ना करती हो। अगर तुम्हारी फिजिकल प्रेजेंस होना ज्यादा मैटर करती है तो फिर से वही आपकी जॉब बन जाएगी, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, रॉयल्टी फ्रॉम योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जैसे कि भाई 2005 में हनी सिंह ने कोई गाना बना दिया, आज तक उसको उसी गाने के पैसे मिल ही जा रहे हैं। और हाँ, इफ यू इन्वेस्ट योर मनी वाइजली, तो आपका जो पैसा होता है वो 24 घंटे काम कर रहा होता है आपके लिए ज्यादा पैसा बनाने में। और रिच बाय देयर लग्जरीज इन लास्ट एंड पुअर एंड मिडिल क्लास दे बाय देयर लग्जरीज फर्स्ट। मिडिल क्लास आदमी को जैसे पैसे आते हैं वो कहता है मुझे पहले लग्जरी चाहिए, लेकिन रिच आदमी लग्जरी को एज अ रिवॉर्ड लेता है तो वो लास्ट में लेता है। ट्रू लग्जरी इज द रिवॉर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। इंग्लैंड और अमेरिका में पहले टैक्स का कोई सीन नहीं होता था, यानी कि ब्रिटेन वालों ने कहा था भाई नेपोलियन के साथ जंग करना है तो थोड़े से पैसे दे दो, और अमेरिका वालों ने कहा था भाई सिविल राइट्स का मसला चल रहा है, थोड़े थोड़े पैसे सारे दे दो। आगे जाकर उन्होंने इनकम टैक्स को परमानेंट कर दिया, जिसपे सारे रोने लग गए कि ये क्या बात हुई भाई, कमाए हम और तुम्हें भी खिलाएं। तो गवर्नमेंट ने उनको रॉबिन हुड वाली थ्योरी से कन्विंस कर दिया। अब रॉबिन हुड क्या था? रॉबिन हुड वाली कहानी हमने बचपन में पढ़ी थी कि वो एक ऐसा बंदा था जो अमीरों से लूटता था और गरीबों को दे देता था, और इसी तरह उसके बहुत ज्यादा चाहने वाले बन गए, उसके फॉलोअर बन गए। रिच डैड कहता है कि बड़ा ही फजूल आदमी था वो। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई देखो ये जो अमीर लोग हैं इनसे टैक्स वैक्स लेंगे तो ही आप पे लगाएंगे ना, इनमें तो आप ही का फायदा है। सारे कहने लगे हाँ ठीक है, अमीर को लूटो गरीब को दो, गुड सीन है। तो हुआ क्या, रियलिटी ये हुई कि भाई अमीरों ने नित नए तरीके निकालिए और अपने कॉर्पोरेट से और पैसे बनाते गए, क्योंकि कॉर्पोरेट की इनकम टैक्स कम होती है इंडिविजुअल इनकम टैक्स से। गवर्नमेंट की भूख बढ़ गई, फिर मिडिल क्लास आदमी और गरीब पे भी टैक्स लागू कर दिया, यानी कि अब भी सफर करे तो कौन? गरीब और मिडिल क्लास आदमी। अब वो क्यों? क्योंकि इनको गेम नहीं आती। अब जो रॉबर्ट के अब्बा थे, जो पुअर डैड थे एजुकेटेड, वो कहते थे कि भाई तुम कॉर्पोरेट में घुसो, उसकी सीढ़ी में घुसो, उसकी सीढ़ी पे आहिस्ता आहिस्ता चढ़ते जाओ, प्रमोशन मिलेगी, पैसा वैसा आता रहेगा। उधर रिच डैड कहते थे कि भाई क्यों ना ऐसा कर ले कि वो जो सीढ़ी है
उसको खरीद लें। वाई राइज ऑन द लैडर व्हेन यू कैन ओन द लैडर। रॉबर्ट कहते हैं कि भाई मैं जब किसी स्टूडेंट से सवाल पूछता हूँ और उसको जवाब सही वाला पता भी होता है लेकिन वो दे नहीं पाता, तो कसम मैं नहीं रोता, मेरा अंदरों दिल रोता है, क्योंकि इतना उसके पास लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। ये जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, जो अंदर सेल्फ डाउट है, ये कभी भी आपको आगे बढ़ने देता ही नहीं। तो ऐसा नहीं कि जो हमेशा सिर्फ स्मार्ट है वो आगे जाए, बोल्ड होना भी बहुत जरूरी है। करेज, हिम्मत और नॉलेज दोनों ही चाहिए। और कुछ लोग बड़े गोल्डन एरा में चलते हैं, वो चेंज को कभी एक्सेप्ट ही नहीं करते, इसलिए आगे नहीं जाते। जैसे कि आपने नोकिया की मिसाल ले लो। नोकिया ने कहा कि भाई हम सिम्बियन ही चलाएंगे, एंड्रॉयड को हम कबूल नहीं करेंगे। आज नोकिया देखो तबाह हो गया। मुझे देख लो, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं गेमिंग करूंगा, लेकिन नया आइडिया था, चेंज था, मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई चल रहा है तो करो यार। एंड नाउ आई एम एंजॉयिंग इट, और मेरे साथ लोग भी इंजॉय कर रहे हैं। अब 3 किस्म के लोग होते हैं। एक वो जो मौके का इंतजार कर रहे होते हैं, दे आर वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, उनके पास पैसा भी होता है। दूसरे वो जिनके पास ग्रेट अपॉर्चुनिटी आती है लेकिन उनके पास पैसा नहीं होता। और तीसरे वो जिनके पास अपॉर्चुनिटी भी होती है और पैसा भी होता है लेकिन वो उस मौके को देख नहीं पाते। अरे भाई तुम्हारे सामने ये जो घर बिक रहा है, ये 50 लाख का, ये 1 साल बाद 80 लाख का हो जाएगा, देखो तो सही। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस क्या करती है कि जब आपके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं आती तो आपके ऑप्शंस बढ़ा देती है, या फिर अगर कोई मौका आता है तो आपको देखने की सलाहियत देती है, क्योंकि रियल अपॉर्चुनिटीज आर नॉट सीन बाय योर आईज, दे आर सीन बाय योर माइंड। आइडियाज कैन मेक यू रिच। अब हर डेवलपर को पता है कि यार ऐसी ऐप बनाना तो बहुत आसान है जिसमें स्टोरियां डलती हैं और 24 घंटे बाद स्टोरी खत्म हो जाए, लेकिन पहली दफा ये जिनके दिमाग में आइडिया आया और उन्होंने ये स्नैपचैट बना दिया, आज वो बिलियनर हैं। रॉबर्ट कहता है कि जब मार्केट क्रैश करती है तो वो बेस्ट टाइम है इन्वेस्ट करने का, क्योंकि सारे एसेट सस्ते मिलते हैं, और जैसे ही मार्केट राइज हो जाए वो बेस्ट टाइम होता है सेल करने का। लोग हारने से इतना डरते हैं कि वो कभी जीतते ही नहीं। दे आर सो अफ्रेड ऑफ लूजिंग दैट दे नेवर विन। स्कूल का सिस्टम देखे तो वो हमें पनिश करता है जब भी हम मिस्टेक करते हैं, हालांकि इंसान डिजाइन ही इस तरह से हुआ है कि जब तक वो गलती करेगा नहीं वो सीखेगा ही नहीं। पीपल आर नॉट रिच बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ लूजिंग मनी। मैं पर्सनल मिसाल देता हूँ कि मेरा जो दोस्त हसीब है, उसने मुझे एक आइडिया पिच किया था कि हम 2 घोड़े लेते हैं, ये घोड़े बीमार हैं, इनको सेहतयाब करके इनसे प्रॉफिट कमाएंगे, उनको बेच देंगे। आई वाज सो अफ्रेड ऑफ लूजिंग मनी कि मैंने वो रिजेक्ट कर दिया आइडिया। उसने 2 घोड़े ले लिए, उनमें से एक घोड़ा हालांकि मर गया, दूसरा घोड़ा अच्छी प्राइस पे बिका तो उसका कवर हो गया डैमेज। और उस वक्त कहता था कि मैं शुक्र है भाई मैंने इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, वैसे भी नुकसान हो जाता। लेकिन बात यह है कि मुझसे ज्यादा सीखा किसने? हसीब ने। रॉबर्ट का एक दफा एक बीबी इंटरव्यू करने आई थी, रिपोर्टर। उसने कहा था कि मैं खुद बहुत अच्छी ऑथर हूँ लेकिन मेरी कोई चीजें मशहूर नहीं जाती। रॉबर्ट ने खुद उसके आर्टिकल पढ़े थे और काफी इंप्रेस था। उसने कहा कि भाई अगर तुम्हारे आर्टिकल नहीं चल रहे तो मेरा एक दोस्त है इधर सिंगापुर में, वो ट्रेनिंग कराता है सेल्स पर्सन की, तो वो कोर्स कर लो तो शायद तुम्हारी हेल्प हो जाए। उस बीबी ने कहा एक्सक्यूज अम्मी, मेरी मास्टर्स की डिग्री है लिटरेचर की और मैं जाके सेल्स पर्सन की एक कोर्स करूं? ओह माय गॉड, आई डोंट लाइक इट, आई डोंट लाइक इट। मेरे पास मास्टर्स की डिग्री है, मैं ये सेल्स पर्सन वाला कोर्स करके घरों घरों में जो है जूसर मशीन बेचने नहीं जाऊंगी। ये बात करते वक्त रॉबर्ट की टेबल पे बुक पड़ी थी जो रॉबर्ट ने लिखी थी। तो रॉबर्ट ने ऐसे उंगली की उसकी तरफ कि क्या है? बीबी ने बोला उंगली क्यों कर रहे हो? उसने कहा ये देखो क्या लिखा हुआ है, द बेस्ट सेलिंग ऑथर, द बेस्ट सेलिंग ऑथर, बेस्ट राइटिंग ऑथर नहीं लिखा हुआ। उसने कहा मैं अच्छा लिखता नहीं हूँ, तुम मुझसे ज्यादा अच्छा लिखती हो, लेकिन मैं जो लिखता हूँ मुझे वो बेचना अच्छी तरह से आता है। बड़े टैलेंटेड लोग पड़े हुए जो वेले फिर रहे हैं लेकिन उनको अपना काम बेचना नहीं आता। खास तौर पे जो आर्टिस्ट होते हैं, अगर उनको बोलो कि यार सीख लो तो वो कहते हैं अरे हम तो आर्टिस्ट है, या फिर उनकी एरोगेंस आती है कि यार हम अब सेल्स पर्सन वाली चीजें सीखेंगे। तो भाई 2 ही तरीके, या तो खुद सीख लो या फिर ऐसा कोई मैनेजर हायर कर लो जिसको पता हो। फिर रॉबर्ट थोड़ा सा उसमें से अच्छाई भलाई और रिलीजियस टच देने के लिए कहता है कि भाई गिव मनी टू रिसीव मनी, यानी कि लोगों की मदद करो, उनको पैसे दोगे तो तुम्हें भी मिलेगा। अलबत्ता 5 रीजंस ऐसे हैं जो अगर तुम्हें पाए गए तो तुम कभी रिच नहीं हो सकते। फियर, सिनिसिज्म, लेजीनेस, बैड हैबिट्स, एरोगेंस। फियर आपको बता दिया, सिनिसिज्म यानी कि जो लोग नेगेटिव सोचते हैं, अरे यार नहीं नुकसान ही होगा, अरे नहीं ये तो गलती होगा, अरे नहीं भाई नहीं। अब लेजीनेस में वो थोड़ा ट्विस्ट लाया है। कुछ लोग इतने बिजी होते हैं कि वो लेजी होते हैं, यानी कि कुछ लोग इतने बिजी होते हैं कि वो इंपॉर्टेंट मैटर्स को अवॉइड करने लग जाते हैं। अवॉइडिंग इंपॉर्टेंट मैटर्स इज कॉमन फॉर्म ऑफ लेजीनेस। तो उसको तोड़ने का क्या हल है? वो कहता है कि भाई लिटिल ग्रीड, थोड़ी सी लालच, ज्यादा नहीं थोड़ी सी लालच, यानी कि ख्वाहिशात, क्योंकि अनफुलफिल्ड डिजायर्स दे मोटिवेट यू। लेकिन हमारी कंडीशनिंग ऐसी की गई है
कि भाई ख्वाहिशात जो होती हैं वो तो बुरी होती है। अब बैड हैबिट, सबसे बड़ी बैड हैबिट क्या है कि अपने आप को लास्ट में पे करना। रॉबर्ट कहता मैं ये नहीं करता, मेरे पास जितने पैसे आते सबसे पहले मैं अपने लिए रखता हूँ, फिर मैं अपने बिल पे करता हूँ, ये पे करता हूँ, नहीं भी होते तो अभी नहीं करता। सबसे पहले अपने लिए पैसे बचाओगे जो तुम एसेट में डालोगे। अगर तुम शॉर्ट हो जाते हो, बिल पे नहीं कर पा रहे, तो ये चीज तुम्हें और मोटिवेट करेगी। हम क्या करते हैं कि पहले बिल दे देते हैं, इसका खर्चा उसका देता, आखिर में जो बचा अब ये तो हमारा है। और पांचवा एरोगेंस, यानी कि मुझे तो सब पता है, अरे मुझे पता है, मुझे पता है बाबूजी, मैं हूं ना। जिसको सब पता है उसको तो फिर बताने की जरूरत ही नहीं, उसको फिर छोड़ दो। तो इसलिए हमेशा सीखते रहो। आई होप यू लाइक द समरी ऑफ दिस बुक। आगे भी इस तरह बुक्स की समरीज और रिव्यूज आते जाएंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो, subscribe both my channels. Subscribe. इसका मतलब समझे दया।